हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव। आज हम बात करेंगे बच्चों, हमारा चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करें बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी, हमारे आसपास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। तो हमारे मन में डाउट होता है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम मटेरियल से मिलकर के बने हैं? यस, बिल्कुल सही है बच्चों। जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम मटेरियल से मिलकर के बने हैं। इवन जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना बच्चों, वो भी, यानी कि जमीन जो है, भूमि जो है, वो भी सेम एलिमेंट से मिलकर के बनी है। ठीक है, लेकिन जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशियो है बच्चों वो डिफरेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा मात्रा में है एज कंपैरिजन टू दी अर्थ क्रस्ट से कंपैरिजन करते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा है। टेबल 9.1 टेबल्स या फिगर्स को हमने, डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करना है ताकि हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाए बच्चों। टेबल 9.1 पर चलते हैं। सबसे पहले हम टेबल 9.1 क्या कर रहा है बच्चों, कंपैरिजन कर रहा है किसका, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर्स। ठीक है, यहां हमें एलिमेंट्स शो किए गए हैं, यहां उनकी परसेंटेज दिखाई गई है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, देखिए यहां हमें दिखाया गया हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है, कार्बन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है, ऑक्सीजन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है, नाइट्रोजन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है और सल्फर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है, और बाकी जो एलिमेंट्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम है और अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। ठीक है, रेशियो अलग अलग होती है, यहाँ पर हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या है, कैसे पता चला बच्चों। ठीक है, तो क्या किया जाता है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या टिश्यू ले लिया जाता है उसका, तो उसको जैसे कि कोई प्लांट टिश्यू ले लिया, कोई एनिमल टिश्यू ले लिया या माइक्रोबियल ले लिए। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लिया जा सकता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है किसके अंदर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसके अंदर ग्राइंड किया जाता है, वो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, उसको बाद वो एक थिक स्लरी मिल जाती है हमें, और उस थिक स्लरी को क्या किया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास फिल्ट्रेट आता है, यानी कि नीचे जो भी पोर्शन आता है, और उसको क्या कहा जाएगा, एसिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, और जो बाकी बच जाता है रेजिडुअल, उसके अंदर भी काफी कंपाउंड्स रह जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो हमें फिल्ट्रेट मिला हुआ है या रेजिडुअल मिला हुआ होता है, उनके ऊपर काफी एनालिटिकल स्टडीज होती हैं। ठीक है, केमिकल स्टडीज होती हैं। ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ये आप हमें पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एनालिटिकल स्टडीज जब हम करते हैं, टेक्निक्स जब अपनाते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन या रेशियो का पता चल जाता है, जिससे हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी स्ट्रक्चर का भी पता चल सकता है। किस चीज का पता चल सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का। ठीक है, समझ में आ गई। टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं बच्चों, उनको टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है उनके ऊपर, और उससे हमें उनकी कंपोजिशन का पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल दी कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको नाम दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गए।
वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला, उसका भी एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। क्या किया गया, एक टिश्यू ले लिया गया और उसको क्या किया गया, वेट किया गया, उसका वजन किया गया, उस वेट को कहा गया वेट वेट। उसके बाद उसको सुखाया गया, इससे क्या हुआ, उसके अंदर का जो भी पानी है वो इवेपोरेट हो गया, वाष्पीकरण हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा से वेट किया गया, उसको कहा गया ड्राई वेट। ठीक है, और उस टिश्यू को फिर जला दिया गया पूरी तरह से, टिश्यू इज फुली बर्न। ठीक है, उससे हमें क्या मिला, राख मिली, ऐश मिली। इससे क्या होता है, जलाने से क्या होता है, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमें ऐश मिलती है, ऐश में क्या मिलता है, क्या मिलता है, रॉक में हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, जिससे हमें उनके अंदर का क्या कंपोजिशन है, किस किस इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलकर के बना है, उसके बारे में पता चल जाता है। यहाँ हमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज वगैरह दिखाए हुए हैं जो ह्यूमन बॉडीज में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों, कोई भी हमें कंपाउंड मिला तो हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन बायोलॉजी के अंदर हमने उनको जो डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, इस टाइप से अलग अलग ग्रुप्स में हमको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिए अच्छे से। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या कहता है, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है बच्चों, अल्फा कार्बन, यानी कि एक ही कार्बन पर एक तो अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है NH2 और एक ग्रुप जुड़ा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COH। ठीक है, लेकिन अभी जो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई ना, कार्बन की तो कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना, तो 4 ग्रुप जुड़े होंगे। तो यहां जो 4th ग्रुप है उसको नाम दिया गया आर वेरिएबल, यानी कि बेसिक जो नेचर है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है या बेसिक जो केमिकल कंपोजिशन है वो अमीनो एसिड्स की ये है। आर कुछ भी हो सकता है, आर इज वेरिएबल। ठीक है, आर जो है हमारा वो वेरिएबल होता है बच्चों, वेरिएबल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इस चीज को कि मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH4 होता है ना मीथेन। ठीक है, इसमें H ग्रुप हटता गया और अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप लग गए और आर वेरिएबल लग गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आर में क्या क्या हो सकता है। एक लाइन यहां पर है बच्चों, अमीनो एसिड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो ओनली 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आगे क्या है। आर वेरिएबल में अगर हाइड्रोजन लगा हो तो उस अमीनो एसिड को क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है बच्चों, सिंपलेस्ट आ चुका है नीट में, ध्यान रखना है क्या होता है। यानी कि जो आर वेरिएबल है, मान लीजिए हम इसको यहाँ पे, हम दोबारा से यहाँ फिगर बना रहे हैं, NH2 कार्बोक्सिल ग्रुप और ये हमारा H ग्रुप। इसकी जगह आर वेरिएबल की जगह अगर मान लीजिए H ही ग्रुप है, क्या है, H ग्रुप है आर वेरिएबल की जगह, तो इस अमीनो एसिड को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, ग्लाइसिन। क्या नाम दिया गया बच्चों, ग्लाइसिन। ठीक है, अगर इसको मिथाइल ग्रुप कर देते हैं हम तो इसको नाम दिया गया एलेनिन। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल लग जाता है तो इसको नाम दिया गया सीरीन। ठीक है, 3 of 20 आर शोन इन फिगर 9.1। फिगर पर चलते हैं 9.1 पर।
हमें 20 अमीनो एसिड्स में से, अमीनो एसिड्स तो बहुत हैं बच्चों, लेकिन 20 कौन से हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें से 3 हमें फिगर में शो किए गए हैं 9.1 में। चलिए 9.1 पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां हमें ये फिगर शो की गई है। क्या हुआ है, बेसिक नेचर देखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, H लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, R वेरिएबल की जगह H आ गया है, तो क्या है, ग्लाइसिन, सिंपल, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन, आ चुका है नीट में, ध्यान रखेंगे बच्चों इसको। ठीक है, मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो क्या हुआ, एल्यूमीन हो गया, हाइड्रोक्सिल मिथाइल लग गया है तो सेरीन हो गया। ठीक है, बेसिक सभी और बाकी सभी जो है स्ट्रक्चर जो है सेम है। ठीक है, समझ में आ गई। आगे वापस चलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो उसके अंदर होगा बच्चों उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, उसके नेचर तो उसी के अंदर से डिपेंड करेगी। तो उसके अंदर क्या क्या है, अमीनो एसिड्स है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और आर वेरिएबल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, किस किस के ऊपर, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर वेरिएबल। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये देखिए एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल। ठीक है, अमीनो एसिड्स 3 टाइप से हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर जैसे बेसिक नेचर में हम, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में हम जब देखते हैं तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो एसिडिक नेचर शो करता है, एक अमीनो ग्रुप है जो बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, जब एक एक दोनों ही प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आर वेरिएबल में, जो हमारा ये आर वेरिएबल है बच्चों, इसकी जगह इसमें जो ग्रुप लगेगा उसमें कोई भी अमीनो ग्रुप आ जाता है, तो ये कितने हो गए, 1 and 2, 1 अमीनो ग्रुप एंड 2 अमीनो ग्रुप्स हो गए हैं और 1 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए हैं। तो ये किसका नेचर शो करेगा, वो बेसिक नेचर शो करेगा। इसका एग्जांपल है लाइसीन। क्या एग्जांपल है बच्चों, यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लाइसीन। ठीक है, और इसी तरह अगर अमीनो ग्रुप की जगह कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप भी ऐड हो जाता है, कहां पर, आर वेरिएबल में। ठीक है, तो कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए, 1 and 2, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए और 1 अमीनो एसिड रहा। ठीक है, सॉरी अमीनो ग्रुप रहा, तो कितने, क्या नेचर शो करेगा, वो एसिडिक नेचर शो करेगा। एग्जांपल यहां दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है। और न्यूट्रल का एग्जांपल दिया हुआ है वेलिन। क्या एग्जांपल दिया हुआ है, वेलिन, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिडिक नेचर कब होगा, जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे और एक क्या होगा, बेसिक ग्रुप होगा, कौन सा, अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, और इसी तरह बेसिक नेचर कब होगा, 2 अमीनो ग्रुप होंगे और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, समझ में आ गई। न्यूट्रल कब होंगे, जब दोनों ही एक एक प्रेजेंट हो बच्चों। इजी है ना। अब बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिनके पास एरोमेटिक ग्रुप होता है, एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, एग्जांपल दिए हुए हैं, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, उसके बाद ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों अमीनो एसिड्स की, अच्छे से पढ़ना है इसको, क्वेश्चन आता है इसमें से काफी बार। ठीक है, क्या होता है अमीनो एसिड ना बच्चों अलग अलग पीएच पर अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये भी एक यूनिक फीचर है अमीनो एसिड्स का। क्या होता है उनके अंदर इस फिगर से हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, क्या होता है उनके अंदर बच्चों, उनके अंदर जैसे इसमें दिखाया हुआ है NH3+ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ NH3+ पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है और इसके अंदर ये है, यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है। लेकिन जो बी स्ट्रक्चर दिखाई गई है अमीनो एसिड की, उसके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दिखाए गए हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है
उसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक का मतलब दोनों ही आयनिक फॉर्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट हो। तो क्या होता है, किस वजह से ये स्ट्रक्चर अलग अलग शो करते हैं पीएच पे, ज्विटर आयनिक फॉर्म की वजह से। अमीनो एसिड जो है बच्चों वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में भी रहते हैं, इसी वजह से अलग अलग पीएच पे वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, बन सकता है बिल्कुल इसी तरह से। किस वजह से शो करते हैं, वो ज्विटर आयनिक फॉर्म की वजह से शो करते हैं, या इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्विटर आयनिक शो करता है, अमीनो एसिड। ठीक है, याद रखेंगे, इजी है, समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं हमारी लिपिड्स की। लिपिड्स पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है, वाटर इनसोल्युबल होता है, हमें पता है। कोई भी घी या तेल है, जब भी हम देखते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरता ही रहता है, पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड। फैटी एसिड किस चीज का मिलकर के बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसके साथ लगा होता है कोई भी आर वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर बेसिक में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ आर ग्रुप है, दो ही चीज है। जैसे प्रोटीन में क्या क्या था, अमीनो एसिड था और कार्बोक्सिल ग्रुप था और आर ग्रुप था, तीन चीज थी ना, इसमें दो ही चीज है, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप और साथ में क्या है, क्या है जल्दी से बताइए, कार्बोक्सिल ग्रुप और साथ में आर वेरिएबल। ठीक है, आर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल या कोई भी हायर। ठीक है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 19 कार्बन, 1 से लेकर के 19 कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, क्वेश्चन आ चुका है बच्चों नीट में, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड जो है उसके अंदर कितने कार्बन है, 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, कार्बोक्सिल कार्बन भी इंक्लूड होता है, 16 कार्बन है टोटल। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड में। ठीक है, अरे इसी तरह से एराकिडोनिक एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं, 20 कार्बन है। ये हमें पीनट ऑयल्स होता है ना जो मूंगफली है उनके अंदर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अगर उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर उनके अंदर डबल बॉन्ड है तो वो कौन से हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लिपिड्स के अंदर एक सिंपल फॉर्म भी है और दूसरी फॉर्म है, एक तो हमने पढ़ चुके हैं फैटी एसिड, दूसरी है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं फिगर में, यहाँ पे हमें ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये हमें स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हमें पता है। ठीक है, समझ में आ गई है। चलो वापस चलते हैं, क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया, इसके साथ फैटी एसिड भी जुड़ा होता है, स्टेरिफाइड विद पेस्ट। ठीक है, फैटी एसिड भी जुड़ा हो सकता है, इनको हम क्या कहेंगे, फैट्स या ऑयल कहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, समझ में आ गई। ठीक है, अगर ऑयल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एग्जांपल देखिए जिंजलिक ऑयल जो है, इसी वजह से वो विंटर्स में भी पिघलता नहीं, जमता नहीं है, सॉलिडिफाई नहीं होता। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप या फॉस्फोराइजेशन हो जाता है, उसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो जाता है। उन लिपिड्स को क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पढ़ा था, अभी जस्ट हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 8 में जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना हमने,
सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। वो जो लिपिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेट कीजिए, रिलेट करना बहुत जरूरी है। हर चैप्टर को आपस में रिलेट कीजिए, आसपास अपने देखिए, काफी चीजें आपको दिखाई देंगी। लिपिड्स तो आपको दिखाई देते हैं, अमीनो एसिड्स भी हम जो काफी बार प्रोटीन की कमी होने पर हम लेते हैं तो भी हमें दिखाई देते, लेकिन घी, तेल, ऑयल ये तो हमें आराम से दिखाई देते हैं। जैसे हम दालें वगैरह खाते हैं उनमें प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखिए, लेसिटिन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। इसकी स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पर दी हुई है। ये फॉस्फोलिपिड होता है, ये देखिए लेसिटिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड की स्ट्रक्चर हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। क्या है ट्राइग्लिसराइड्स? कौन से होते हैं? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ठीक है। R1, R2, R3 आर दी फैटी एसिड्स, यानी कि तीनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन चुका है और क्या बन चुके हैं? फैटी एसिड्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा फैटी एसिड के बारे में, लिपिड्स के बारे में था बच्चों। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सम नाइट्रोजन बेसिस आर, कुछ नाइट्रोजन बेसिस हैं जैसे एल्डीन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखने हैं, नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस के साथ अगर शुगर अटैच हो तो उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड, एस्टेरिफेट, ठीक है। ये याद रखेंगे, इजी है। नाइट्रोजन बेसिस है बच्चों हमारा, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस के साथ शुगर अटैच है तो इसको क्या कहा गया? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा गया? एस से साइड याद रखिएगा, ठीक है। और जब इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया गया, ठीक है, इस पूरे को क्या कहा गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा गया? टाइड, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरेडिन एंड साइटिडीन। ये सारे ही एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियोसाइड की हैं, ठीक है। इनके अंदर शुगर ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। जब इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो ये अलग अलग, यहाँ पर एग्जांपल हमें न्यूक्लियोटाइड्स के दिए हुए हैं। जो डीएनए है और आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर के बनते हैं और दोनों ही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। एक बार फिगर दोबारा से चेक कर लेते हैं। फिगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स की भी दी हुई है, ठीक है। ये हमारे क्या है? एडेनिन एंड यूरासिल जो दिए हुए हैं, ये हमारे क्या है? नाइट्रोजन बेसिस हैं बच्चों। क्या है? नाइट्रोजन बेसिस। और जब ये देखिए यहाँ पर एडेनिन एंड यूरासिल ऐड हो गए और ये हमारा क्या है? बाकी क्या है? ये हमारा शुगर ग्रुप है। शुगर ग्रुप अटैच हो गया नाइट्रोजन बेस से तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए नाइट्रोजन बेस, शुगर ग्रुप और साथ में क्या हो गया हमारा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। तो अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया है। क्या बन गया है? न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तीनों चीज अटैच हो तो ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अगर दो ही चीज अटैच हो, नाइट्रोजन बेस और शुगर, तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ गई है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज यहीं तक करेंगे हम, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोच्च क्लासेस की, वहां से आपको अपडेट मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री में, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अच्छे से पढ़ना है, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना है, डाउट नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।